हेलो एवरीवन। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे हिस्ट्री का सीरीज। फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था जिसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, हिस्टोरियोग्राफी किसको बोलते हैं, देन वेरियस टर्म्स, तो इसमें जैसे कि एपिग्राफी क्या होती है, जीनियोलॉजी क्या होती है, न्यूमिस्मैटिक्स क्या होती है, ये सब के बारे में हमने वहाँ पे बात की थी। और उसके अलावा हमने हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड एंड इम्पेरिकल रिसर्च मेथड, दोनों में फ़र्क क्या होता है ये भी डिस्कस किया था। इम्पेरिकल इन द सेंस साइंटिफिक रिसर्च मेथड के बारे में बात किया था। जैसे कि हिस्टोरियोग्राफी जब हम लिखते हैं तो हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में जो लॉ बनाते हैं कि कुछ आफ्टर सम स्टडी हम पोस्टुलेट बनाते हैं कि ऐसा ऐसा करने पे ऐसा होता ही है, सो लॉ बन जाता है। लेकिन वो लॉ टाइम टेस्टेड नहीं होता, हर जगह वो लॉ प्रूफ नहीं किया जा सकता। वहीं साइंटिफिक रिसर्च मेथड में आप जो लॉ एक बार प्रूफ कर चुके हो वो आप वापस से प्रूफ कर सकते हो कहीं भी कोई भी टाइम में। जैसे ग्रेविटी कहीं भी आप बता सकते हो, आज कल परसों हर जगह ग्रेविटी हमेशा हर समय रहेगी। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन दी साइंटिफिक रिसर्च मेथड एंड हिस्टोरियोग्राफिक रिसर्च मेथड। उसके अलावा हमने बात की थी वहाँ पे वेरियस टर्म्स के बारे में कि एपिग्राफी क्या कहते हैं, जीनियोलॉजी किसे कहते हैं, न्यूमिज्मैटिक्स किसे कहते हैं, एपिग्राफी क्या होती है, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था क्योंकि इंट्रोडक्शन था, तो उसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की थी हमने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो वीडियो को आप ज़रूर देखना। आज जो हम पार्ट कंटिन्यू करेंगे वो होगा मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का, जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे। तो ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है। इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे हम जितना हो सके। एज अ स्टोरी मोड में हम हिस्ट्री करना चाहेंगे ताकि आपको फैक्ट्स भी याद होती जाए, ईयर्स भी याद होती जाए, प्लस एंटरटेनमेंट भी आपका बना रहे। अदरवाइज चैप्टर इज़ वेरी बोरिंग कुछ स्टडी करने के लिए। तो ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम चलते हैं, उसके आगे हम देखेंगे कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या होती है। सो चैप्टर स्टार्ट होता है, ऑलरेडी हमने यहाँ तक का पार्ट कवर कर लिया है। अब हम जो करेंगे कंटिन्यूशन इज मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। सो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। सो जो मॉडर्न एरा में लिखा गया उसे बोला था मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। In order to know what is modern historiography, you'll have to see that video. Otherwise, it will become repetitive if I repeat over here also. So you have to see that video. तो उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जैसे कि कोई अगर अनएजुकेटेड इंसान है, उसको अगर बोलें कि भाई किसको मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी बोलेंगे, तो उसको समझाने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके 4 क्या बोलेंगे कि स्पेशलिटीज़ होती है कि अगर ये 4 चीज़ दिख गई तो आप बोलोगे कि ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है। क्या है पहला पॉइंट उसका कि इन दिस मेथड, जब समझे इसमें मॉडर्न हिस्टोग्राफी में क्या करना है, इसमें हिस्ट्री लिखना है, इसमें भी हिस्ट्री ही लिखते हैं, लेकिन ये जो हिस्ट्री लिखी जाती है इसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं इसको। सो इसे क्यों मॉडर्न बोला जाता है, क्यों और एंशियंट नहीं बोला जाता, क्यों मिडाइवल नहीं बोला जाता, ये सब हम लोग यहाँ से देखेंगे। कैसे स्टार्ट होता है, क्या उसकी स्पेशलिटी है। इट्स अ मेथड विच इज डिपेंडेंट बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। तो ये स्टार्ट के साइंस की शुरुआत कैसे हुई थी, क्वेश्चन से। हम जब क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं तो हमारा साइंटिफिक आउटलुक होता है। यहाँ पे साइंटिफिक आउटलुक देखने को बोल रहा है। साइंटिफिक आउटलुक का मतलब क्या होता है, यू टेंड टू आस्क एवरीथिंग, और आप कोई भी चीज़ बिना रीज़न के एक्सेप्ट नहीं करते हो। यू हैव टू नो द रीज़न। अगर टीचर्स भी बता रहे हैं आपको ग्रेविटी, अगर आप डायरेक्टली अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप साइंटिफिक मेथड नहीं यूज़ करें। क्यूरियोसिटी होती है हर क्वेश्चन पूछने में कि ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है। सेम स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्टोग्राफी में भी कि एक रिलेवेंट क्वेश्चन होता है कि ये हुआ क्यों। जैसे कि सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं कि why did India got independent because of Gandhi only। ठीक है, why did get India independent because of Gandhi only। ये क्वेश्चन है कि गांधी ने ऐसा क्या काम किया कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया, अदरवाइज और लोग भी तो कर ही रहे थे। जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इवन सब लोग उसी की तरफ लगे थे, लेकिन सब लोग सक्सेसफुल नहीं थे इंडिया को फ्रीडम दिला पाने में। सो हाउ गांधी डिड दैट, तो गांधी के बारे में। तो ये क्वेश्चन से शुरू होगा। देन आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट विल बी देयर, लाइक द क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब क्या, ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमन से रिलेटेड ही रहेंगे। एंड इट मीन्स दैट दीज क्वेश्चन आर अबाउट डीड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एंशियंट ह्यूमन सोसाइटी of a particular period।
हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटररिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड द ह्यूमन डीड्स। एंथ्रोपोसेंट्रिक होना चाहिए, मतलब क्या, जो भी पास्ट में हुआ है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट जो हम पे आज हो रहा है, उस सब के लिए रीजन ह्यूमंस है। सो मैं एक ही क्वेश्चन को वापस से रिपीट करता हूँ कि इंडिया के इंडिपेंडेंस को ही ले लेते हैं। तो इंडिया इंडिपेंडेंस की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि इंडिया वॉज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश। तो ये ब्रिटिश के रूल में कैसे आया? क्योंकि जो हमारे यहाँ किंग्स थे वो लेजी थे एंड ग्रीडी थे। लेजी एंड ग्रीडी आप यही पाओगे। तो ये दो चीज की वजह से हम लोग हमेशा, जो हमारी हिस्ट्री में है, मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग जो पार्ट होता है, हम लोग हमेशा मार खाते रहे यहाँ वहाँ। सो उसका बेनिफिट किसने उठाया? ब्रिटिश ने। ठीक है, तो हमको यहाँ से मालूम पड़ता है कि हमको इवन जो दूसरों ने कॉलोनाइज किया, द रीजन फॉर दैट वाज दी आवर ह्यूमंस ओनली, किंग्स ओनली। ठीक है, तो ये नहीं है कि किसी डिवाइन या बोलते हैं ना देव, किसी गॉड का हमको कर्स मिला था या उनका श्राप मिला था, ऐसा कुछ यहाँ पे वैसा नहीं बात होती। एवरी जो भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और या तो हमारी हिस्ट्री में कहीं बॉम्ब गिरा, ये सब ह्यूमन के वजह से हुआ। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारा गॉड ने हमको इंस्ट्रक्ट किया था कि तू वैसा कर। क्योंकि ह्यूमन बॉम्ब गिराने के बाद यूएसए के साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि वो इन इन इंडियाज इंडियाज गीता इट इज मेंशन लाइक कि आपको अगर कुछ निर्माण करना है तो विनाश करना ही पड़ता है। सो इन ऑर्डर टू मेक समथिंग न्यू यू हैव टू डू डिस्ट्रक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो ये उनका कहना था। सो दे कोटेड दैट लाइन। तो उस टाइम पे हम लोग जब वर्ल्ड हमेशा इंडिया की तरफ देखता है फॉर पीस, तो उसने पीस बताने के लिए ये कि ये जो बॉम्ब गिरा वो पीसफुल है, उसने इंडिया के गीता को साइट किया वहाँ पे इंटरव्यू में कि फॉर एवरी कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन हैज टू बी देयर एज कृष्णा हैज सेड। तो वो कृष्णा का नाम लेके बचना चाह रहा था, लेकिन वो हमको सबको मालूम है कितना डिस्ट्रक्टिव था हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्ब। सो एवरीवेयर इट इज नॉट द गॉड हु इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज ओनली एंड ओनली ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल। तो आज जो हमारे साथ हो रहा है, तो हमारे पास्ट वाले भी रिस्पॉन्सिबल, पर हमारा प्रेजेंट वाले भी रिस्पॉन्सिबल हैं। सो वी हैव टू नो दैट। तो पहला हम उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, स्पेशलिटी, अगर आप हिस्ट्री लिखोगे तो उसका क्वेश्चन होगा, हमेशा साइंटिफिक आउटलुक होगा। सेकंड क्या होगा वहां पे? एंथ्रोपोसेंट्रिक होगा। all the things that has been done in the past and which has impact in our present or in the future is done by our ancestor and by the present people। ये हमको ध्यान रखना है, बताना नहीं कि भगवान के वजह से यहाँ पे बारिश हुई थी। अगर बारिश भी हो रही है तो हम ह्यूमंस ने ही पेड़ काटे हैं तो बारिश ज़्यादा हो रही है, ये ध्यान रखना है। एंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। अभी हमको जो भी मैं बोला कि अगर जैसे कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिश अगर रूल किया तो उसके लिए मुस्लिम हमारे किंग्स रिस्पॉन्सिबल थे। हमारा ग्रीडीनेस इंडिया रूलर, जो इंडिया के छोटे छोटे स्टेट्स थे उसके अंदर ग्रीडी रूलर्स थे, जो किंग्स थे वो रिस्पॉन्सिबल थे। सो उसको कैसे मालूम पड़ा हम लोग को? तो हम लोग को ये बुक के थ्रू मालूम पड़ा। सो वो क्या हुए? हमारे रिलायबल एविडेंस। जैसे कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हमारी रिलायबल एविडेंस, मतलब बुकें हैं वो बहुत आफ्टर सो मच ऑफ हार्डवर्क एंड माइंड पुट करने के बाद वो गवर्नमेंट बुक बनाती है कि कुछ गलत डेटा आगे प्रमोट ना हो। सो एनसीईआरटी एक ऑथेंटिकेटेड हमारा बुक है। सो रिलायबल एविडेंस होना चाहिए, ये नहीं कि किसी ने कुछ, जैसे कि आप बोलोगे गांधी के बारे में सब लोग कुछ ना कुछ गलत बात बताएंगे ही। सो ट्रू हो सकती हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन सेंट्रिक होना चाहिए। क्वेश्चन क्या था? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसके लिए मेरे को अच्छी बुकें अवेलेबल चाहिए। नॉट ओनली बुकें, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन पीडीएफ फॉर्म में रहना चाहिए। टीवी मीडिया में सही इंफॉर्मेशन रोल प्ले करना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारी स्टोरीज चलती हैं, जो हमारे मॉम डैड या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं अबाउट इंडिया, वो सब रिलायबल होने चाहिए। तो हम लोग को रिलायबल चाहिए, और ये रिलायबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? हमका हमारा क्वेश्चन, जो हमारा दिमाग है। अदरवाइज अगर मेरा दिमाग उतना मच्योर नहीं है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि रिलायबल एविडेंस, तो मैं मॉडर्न हिस्टोग्राफी का पार्ट ही नहीं हूँ। सिंपल सी बात है, मैं मॉडर्न हिस्टोग्राफी का पार्ट नहीं हूँ। मुझे कंसिडर करना पड़ेगा कि मैं अभी भी पीछे चल रहा हूँ। क्योंकि मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या बोलता है? आपको साइंटिफिक होना चाहिए, बिना रीजन के कोई चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो थर्ड फैक्ट होना चाहिए रिलायबल एविडेंस। एंड हिस्ट्री रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डेट्स। तो ये क्या बताता है? ये ह्यूमंस का ग्राफ बताता है, प्रोग्रेस का, और प्रोग्रेस का ग्राफ बताता है या रिग्रेस का बताता है। ठीक है,
तो दोनों बता सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए, ह्यूमंस के बारे में बताना चाहिए, ह्यूमंस की जर्नी कैसी थी, स्टार्ट में कैसे थे, आजकल ये क्या हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग एनीथिंग कि यहाँ पे ऐसा हुआ और सब यूनिवर्स में ऐसा हो रहा था। हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लिख सकते हैं, एनिमल्स के ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में सबके ऊपर क्या होना चाहिए कि उसको रिलेट कर, अगर बताना भी चाह रहे हो यूनिवर्स के बारे में तो ह्यूमन से जोड़ के बताओ, एनिमल्स के बारे में बताना चाहो तो ह्यूमन से जोड़ के बताओ। और क्या बोल सकते हैं कि वाटर से रिलेटेड बात कर रहे हो, डिजास्टर से रिलेटेड बात कर रहे हो तो ह्यूमन से जोड़ के बताओ। तो ये आपका ह्यूमन जर्नी बताता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन, अरे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। सो आप फर्स्ट लिखोगे साइंटिफिक आउटलुक, साइंटिफिक आउटलुक होना चाहिए। अब आप भी इसी सारे रिवाइज करो ताकि आपका एग्जाम तक हो जाए। सेकंड क्या होना चाहिए, इट शुड बी एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या होता है, ये बताता है कि व्हाट इज हैपनिंग टुडे और विल हैपन इन फ्यूचर, everywhere it is human responsible, it is human responsible. Third is reliable evidence should be available. फॉर एग्जाम्पल हिटलर के बारे में आप चैप्टर में, अच्छा मैं जो भी, जैसे मैं फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि जब मैं जो भी बातें करूंगा ना आपके 9 चैप्टर से रिलेटेड बातें ही करूंगा, आप 9 चैप्टर्स में ये चीज़ें पाओगे। जैसे कि हिटलर से रिलेटेड बातें ना वर्ल्ड में एक बहुत क्यूरियस मैटर है कि हाउ वॉज हिटलर, हिटलर कैसा था, हिटलर की मतलब मरा कैसे, जिंदा कैसा, उसने अपने लाइफ टाइम में कौन कौन से काम किए थे। तो लोगों को क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग रहता है। हिटलर आपको थोड़ा पता ना भी हो तो क्या, हिटलर बहुत हिट क्वेश्चन टॉपिक है, आप इवन लाइफ के किसी स्टेज में हिटलर के बारे में सुनोगे ही। जैसे कि अभी आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे मुंह से ही सुन लिए होंगे या ऑलरेडी सुन चुके होंगे। अगर नहीं भी जानते जो लोग, जो आपके दोस्त लोग नहीं जानते, तो फ्यूचर में सुनेंगे कि हिटलर, और या तो डायलॉग में यूज़ करते हैं कि हिटलर बन रहा है अभी। तो ये हिटलर इतना फेमस था। तो एक भले क्रूअल था वो सबको पता है, लेकिन एक सबसे ज़्यादा उसकी अच्छी खास बात थी जो यूएन गांधी लाइक वाज दैट ही वाज वेरी डिसिप्लिन्ड। गांधी के वर्ड्स थे कि इफ वो रॉन्ग कॉज के लिए ना काम करता ना, रॉन्ग कॉज इन द सेंस कि वो जूस लोग को अपने कंट्री से बाहर निकाल रहा था, अगर वो रॉन्ग कॉज के लिए काम नहीं करता तो ही वॉज द बेस्ट पर्सन दैट वर्ल्ड हैड एवर सीन। जो सेंचुरीज में वर्ल्ड ने कभी भी इतना डिसिप्लिन जो माइंड से, क्योंकि वो बहुत थॉटफुल पर्सन था, इवन वो आपसे बात भी करता तो बहुत सोच के बात करता था, वो ऑलरेडी प्लान रहता था, उसको स्टेप्स पता थे कि ये स्टेप से मैं अगला क्या करने वाला, इतना वो डिसिप्लिन और ये क्या बोलते हैं थॉटफुल पर्सन था। सो हिटलर इतना हॉट टॉपिक है। तो इसके लिए ना उस टाइम जब ये हिटलर था उस टाइम पे भी ना लोगों को बहुत जाना था कि हिटलर क्या था, तो उस टाइम पे सब लोग ना फेक न्यूज़ फैला रहे थे। तो आप लोग स्टर्न मैगजीन के बारे में नाम पढ़ोगे, ठीक है। मैं एक ही पॉइंट को जैसे क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को सब चीज़ लिंक होती जानी चाहिए। स्टर्न मैगजीन का नाम आपके न्यूज़पेपर वाले चैप्टर में आएगा, सो यू गेट टू नो, तो आप नया नहीं समझो कि ये अचानक से आ गया है। और हिस्ट्री क्या होती है, आपको जैसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल स्टडी होती है और उनके बीच में इंटर लिंकेज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्ट्री बोलते हैं। सो यही है, तो मैं लिंकेज बता रहा हूँ कि रिलायबल एविडेंस क्यों होने चाहिए, नहीं तो अगर हम लोग फेक डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेंगे तो हमको फेक बिलीफ रहेगा जो जैसे कि हुआ भी नहीं था कभी। फोर्थ पॉइंट है इट शुड डिस्क्राइब द ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी। अब इसमें ये नहीं है कि आप हमारे दिमाग में चलता है कि सिर्फ प्रोग्रेसिव वाले की बात हो रही, नहीं, हम लोग चाहे तो रिग्रेस भी हो रहेंगे, मतलब पीछे भी गए रहेंगे, मतलब हम लोग खराब काम भी किए, सब बताओ ताकि हमारे आगे वाली जनरेशन को पता चलते रहे। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस के हाई रहते हैं, हमेशा हॉट क्वेश्चंस में रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये क्वेश्चन अब भी रिवाइज हो जाना चाहिए और एग्जाम तक एंड तक आपको ये याद रहना चाहिए। चलते हैं हमारे मॉडर्न हिस्टोग्राफी की तरफ। अच्छा, इसके पहले एक ये था, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आपको 4 मार्क के लिए ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं लोग, 1 मार्क का, 1 मार्क का और लास्ट में 2 मार्क का। सो 1 मार्क वाला सिंपल 1 वर्ड आंसर रहता है, 2 वाला थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है। सो आपको वैसे लिखना होता है। तो इसमें ये जो बॉक्स मटेरियल है इसमें से कभी कभी तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी पैसेज फॉर्म में आता है, तो यू हैव टू रीड। आपको एक तो पहले एसएससी का सिलेबस छोटा है, स्मॉल है, अब उसमें भी आप लोग बॉक्स को सोचते हो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये गलत चीज़ है। एवरीथिंग गिवन इनसाइड द बुक इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो,
कि कुछ भी कचरा मैटर नहीं डाला गया है इसके अंदर, कुछ भी गार्बेज नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। तो हिस्ट्री जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग अगर साथ में जुड़े रहे सितंबर तक, जब कि क्योंकि हम लोग वहाँ तक सिलेबस खत्म करेंगे, तो आप लोग हिस्ट्री का कभी टेंशन नहीं लोगे कि हिस्ट्री हमें दूर नहीं भागोगे उससे, आप लोग का पूरा लिंक रहेगा, पूरा दिमाग रहेगा। बस मैंने जैसे पढ़ा उसके अगर कुछ सिर्फ आपको एक दो बार रिवाइज करना होगा। और मैंने जैसे बताया था कि वीडियो देखना एक बात होता है, उसके अलावा 10 बातें और होती हैं, तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि दिक्कत कहाँ आती है। लेकिन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बॉक्स मटेरियल आपको पढ़ना होता है। तो क्या रहता है इसमें, देखो, इन द अबव पिक्चर शोज अ फ्रैगमेंट ऑफ अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, अगर किसी पत्थर पे हम लोग लिखते हैं तो उसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर्स होल्डिंग शील्ड एंड स्पीयर इन सी एज सीन हियर, द जनरल इज इन फ्रंट। तो देखो ये कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखना होता है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये सोल्जर्स के हेड हैं, ये यहाँ पे अपने हाथों में हथियार लिए, और ये उनका सोल्जर जो फ्रंट में मार्च कर रहा है। तो ये देखो वो लोग ने ऐसे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, इनके छोटे 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 फीट हैं ये। तो पहले ऐसे ही ड्रॉ किया जाता था। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सुमेर सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सब लोगों को लगता है कि हिस्टोग्राफी अब भी स्टार्ट हुई है, लेकिन हिस्टोग्राफी हमने जैसे पहले बोला एंशियंट था, एक मिडाइवल है और एक मॉडर्न है। मॉडर्न वाला थोड़ा साइंटिफिक है क्योंकि साइंस की बात होती है, जगह क्वेश्चनिंग की बात होती है। लेकिन उसके पहले भी लोगों को अपनी हिस्ट्री बताने का इंटरेस्ट था, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो हिस्ट्री बताने का इंटरेस्ट था, तो इसलिए देखो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में उसने अपना हिस्ट्री लिखा था। तो ये कहाँ पे था, सुमेर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का आपने अगर सऊदी देखा रहेगा मैप में, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन या सीरिया का मैप, जहाँ पे भी अगर वर्ल्ड में देखो, तो नहीं तो अगर देखो ये अफ्रीका में ड्रॉ, और अफ्रीका, तो ये अफ्रीका है, यहाँ पे ऐसा कनेक्टिंग पार्ट है, फिर यहाँ से ईरान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया है, ऐसा समझो। सो ये वाला जो समुंदर के थ्रू होता है, ये जो अफ्रीका से लिंक है और एशिया से भी लिंक है, तो जो बीच वाला पार्ट, इसको मिडिल ईस्ट भी बोला जाता है, वो एक्चुअल मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था। सिविलाइजेशन मतलब क्या, पूरी सिटी थी। ठीक है, इन मेसोपोटामिया नेम्स ऑफ सुमेरियन किंग, तो वो जो किंगडम रहते हैं, हम लोग नहीं बोलते गुप्ता किंग थे, मौर्य किंग थे, शोला किंग थे, ये सब नाम आपको एक्चुअली गुप्ता, मौर्य, शोला, मैं एक भी चीज़ आपको चैप्टर से बाहर नहीं बता रहा हूँ, जो भी मैं नाम भी बता रहा हूँ ना ये चैप्टर में है। तो ये जो किंग है ना, ऐसे इनके जैसे नाम रहता है, जैसे कि आजकल सरनेम से चलता है कि शेटीज हैं ये लोग, सो ऐसा है। तो ऐसे किंग कौन से, सुमेरियन किंग्स थे। एंड द स्टोरीज ऑफ बैटल्स फॉट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व्ड इन दीज वेरियस इंस्क्रिप्शंस। द अर्लीस्ट inscription shown is about dates back to 4500 BC before common era। तो जीसस के बॉर्न होने के 4500 साल पहले की बात है ये, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स टू इट रिकॉर्ड्स अ बैटल फॉट बिटवीन टू किंगडम। किंगडम बहुत बड़ा होता है, किंगडम और स्टेट में आपको फर्क मालूम रहना चाहिए। इट इज नाउ डिस्प्लेड इन द ल्योर म्यूजियम इन फ्रांस, जानते रहिए, रब कर देता है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ल्योर म्यूजियम इन फ्रांस। तो यहाँ पे से क्वेश्चन बनता है कि वेयर एक्चुअली इट इज इन फ्रांस, व्हाट इज द नेम ऑफ म्यूजियम दैट इज इन फ्रांस, नेम इज ल्योर म्यूजियम। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सुमेरियन किंग्स के इंस्क्रिप्शन कहाँ पे रखे गए हैं, तो आपको पूरा चैप्टर के नीचे में, मतलब ये पैसेज के नीचे मिला है कि ल्योर म्यूजियम में। अच्छा, ल्योर म्यूजियम, फिर आपको म्यूजियम के बारे में पता होना कि व्हाट इज म्यूजियम। ये सब क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में हैं ऑलरेडी, हेरिटेज वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, प्लस लास्ट चैप्टर 9 चैप्टर में भी पढ़ोगे व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूजियम्स। म्यूजियम्स में और क्या बोलते हैं हमारे लाइब्रेरी में फ़र्क क्या होता है। तो आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करो, क्योंकि इसके व्यूज़ अभी कम है। अगर हमको ज़्यादा व्यूज़ मिलते गए तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अभी बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम आपको अच्छी चीज़ें बताते रहेंगे। बी श्योर कि क्या होता है, नेट पे पढ़ाने से ना हमें टाइम रहता है, स्कोप मिलता है हमें अच्छी चीज़ें बताने का। यही लेक्चर में रहते हैं ना, तो हमें सिर्फ वर्ड बाय वर्ड से, जितना वर्ड लिखा गया उससे सिर्फ हम लोग को अच्छे तरीके से सिर्फ बताना होता है, उससे बाइंड करना होता है। हम यहाँ वहाँ के एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि टारगेट सेट रहता है।
इतने आवर्स में इसको ख़त्म करना है। सो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को बताइए कि आप अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो आप 1.5 की स्पीड पे इसको देख सकते हैं, 1.5 या 2 जो भी आपको सूटेबल रहे। प्लेबैक की स्पीड जाके चेंज कर सकते हो या तो स्किप मार सकते हो, लेकिन प्लीज़ इसे पूरा देखिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो हमको ये मालूम पड़ गया कि ये बॉक्स मटेरियल कैसे पढ़ा जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्वेश्चन डायरेक्टली भी आते हैं या पैसेज फॉर्म में भी आते हैं। सो यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग बिहाइंड इफ यू वांट गुड मार्क्स। अब चलते हैं। इट इज सेड दैट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी विथ अबव कैरेक्टरिस्टिक्स हैज इट्स रूट इन एंशियंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग। ग्रीक, ग्रीक मतलब कौन सा लोग है, जैसे हम इंडियन है, हम इंडियन है तो हम कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। ऐसे ही ग्रीस के लोगों को ग्रीक बोला जाता है। कहाँ के लोगों को, ग्रीस के लोगों को। ग्रीस एक यूरोप की कंट्री है। और आप लोग को अगर एक बात बताऊं, सच बात बताऊं, तो हमारे ये लोग बोल रहे हैं कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी का रूट, ये फैक्ट है, आप भले देखना, आप किसी से भी पूछ लेना, आपको सब लोग बोलेंगे कि यही फैक्ट है कि अगर बुक को जो ये लोग बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर वेस्ट के बारे में ना, मतलब यूरोप के बारे में, इसलिए बोल रहे हैं कि इसका रूट ग्रीक में सेट हुआ था। अदरवाइज अगर रियलिटी देखें तो हमारे इंडिया में जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री में फॉलो किया जा रहा था, प्लस मिडिवल में भी फॉलो किया गया था ये। तो इनके हिसाब से, क्योंकि ये लोग के पास पैसा है, मतलब इनके पास मनी है, इनके पास साइंस है, ये एजुकेटेड है, आज इनका डोमिनेंस है थोड़ा वर्ल्ड में। सो ये लोग क्या बोलते हैं कि हर एक चीज़ की शुरुआत ये लोग ही कर रहे हैं, अदरवाइज वर्ल्ड में ऐसे इसके पहले कुछ हो ही नहीं रहा था। तो ये इनकी एक नादानी है, ये लोग थोड़ी देर में समझ जाएंगे, तो मतलब थोड़े टाइम के बाद, कि ये रॉन्ग फैक्ट्स पे ये लोग खेल खेल रहे थे। अदरवाइज आप पढ़ोगे सेकेंड चैप्टर उसी के बारे में हमारा, कि हाउ इंडिया वॉज इट्सेल्फ राइटिंग, यही यही फॉर्मेट ने 4 कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करके ही, जिसमें क्रिटिसाइज भी करते थे हम लोग राजा को, हम लोग क्वेश्चंस पूछते थे और जो सच बात है वही लिखते थे, और बहुत सारा अच्छा एविडेंस भी है। और हम बताते थे कि जो है भगवान नहीं रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है। लोगों में हमको सती प्रथा शुरू करने के लिए ना, गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर जो था, जो मैं बोला गुप्ता रूलर, ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे इंडिया में सती लाने के लिए। तो वो कैसे लाई, इतना एविडेंस हमारे पास था। तो ये बोलना कि ग्रीस वाले लोग या ग्रीक लोग थे वो लोग ने पहले शुरू किया, ये इनको लगता है। अदरवाइज हर हमको ही पता है कि हम बहुत पहले शुरू किए थे। तो ये हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे जब आएंगे हम लोग। सो लेकिन हम क्या करेंगे एग्जाम के लिए, हम क्या करेंगे कि द रूट्स ऑफ ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी वॉज सोन इन दी ग्रीस। ठीक है, आपको आंसर में यही लिखना है, लेकिन हम लोग फैक्ट जानेंगे, वो हम लोग को जनरल नॉलेज में रखना है कि शुरुआत कैसे हुई थी, ये सेकंड चैप्टर के लिए रखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या लिखेंगे, ग्रीस ही लिखेंगे। हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। तो हिस्ट्री टर्म ये जो है वो किसके है, ग्रीक, हमारे ग्रीक टर्म में। इंडिया में क्या बोलते हैं इसको, इंडिया में भी पुराना था, इतिहास। इतिहास यहाँ पे घटी हुई घटना, घटना इसका मतलब था। तो जो पास्ट में हमारी घटनाएं घटी थी उसके बारे में। तो हमारे यहाँ वर्ड्स थे, लेकिन हम लोग को पढ़ना है, इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश पढ़ना है। सो हेरोडोटस, सो एच से बहुत हो गया है, हिस्ट्री। हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन of the 5th century BCE, before common era, used it first time for his book entitled The Histories। तो वहां से अपनी बुक का नाम आया। तो एक बार इसको कंबाइन कर लेते हैं कि बुक का नाम क्या था इनके। पहली बात तो द हिस्ट्रीज, तो बुक का नाम था द हिस्ट्रीज। किसकी बुक थी, हेरोडोटस की। यहां से टर्म क्या कॉइन हुआ, हिस्ट्री। इसका रूट कहाँ शो किया गया था, ग्रीस। आप ग्रीस चाहे तो यहाँ मैप में देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो कंट्री यहाँ पे है ये ग्रीस है। एक सेकेंड में मार्क करके बताया था। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीस है। ये आपका फ्रांस है यहाँ पे, जहाँ पे ल्योर म्यूजियम था, उसके बाजू में जर्मनी है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, टर्की के बाजू में यहाँ पे इटली के, फिर ये इटली है, जो ये दिख रहा है पूरा, ये इटली है। ग्रीस यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि हमको इमेज याद रहता है, इसलिए मैंने ये इमेज आप लोग को दिखाया है। तो स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अब करना। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डेवलपमेंट देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की अब डेवलपमेंट कैसे हुई थी। अब इसके लिए मैं रीजंस भी दूंगा, आप सिर्फ देखते रहिए, फटफट हमारा ये टर्म भी हो जाएगा। इसको 3 पार्ट को मैं चैप्टर में खत्म करूँ, तो आज दूसरा पार्ट है अपना, थर्ड पार्ट में मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो ये कंटिन्यू करते हैं टिल द 18th सेंचुरी। अच्छा, सेंचुरी 18th मतलब क्या,
1701 से 1800, इसको 18th सेंचुरी बोला था, तो आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी। तो 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1801 से लेके 1900 तक। तो ऐसे सेंचुरीज को काउंट किया जाता है। टिल द 18th सेंचुरी CE, यूरोप हैड अचीव्ड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी क्या होती है, दुनिया भर का जो हमको ये होता है ना, फिलोसफी कैसे, नॉलेज जो होता है ना उसको लिखना। जैसे कि हमको फिलोसफी होती है कि ज़िंदगी में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिलोसफी है एक, ठीक है। तो हमारे जो बोलते हैं ना थॉट्स, ह्यूमन थॉट्स का एक बुक में अगर लिखे जाए तो उसे बोला जाता है फिलोसफी। तो सिंपल यही है। एंड साइंस, साइंस में कैसे, देखो साइंस आज के आपको ही पता है, आपको मालूम हो गया होगा कि पैसा वाला चीज़ है। इवन हमको अगर साइंस पढ़ना है तो हमारे पास पैसा अच्छा खासा होना चाहिए। तो इसी तरफ कुछ यूट्यूब में अच्छे चैनल चल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग चैनल जो फ्री में भी देना आप शुरू कर रहे हैं। खुद हमारा प्लेटफॉर्म भी वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या है, हिस्ट्री के लिए, अगर हिस्ट्री के लिए तो आप बुकें पढ़ सकते हो, साइंस में आपको बहुत नॉलेज चाहिए प्लस प्रैक्टिकल करना होता है, तो इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, और रिसर्च में तो बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। तो यूरोप में क्यों शुरू हुआ बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलता है 18th सेंचुरी में यूरोप में बोला, इंडिया इंडिया का नाम नहीं लिया। चैप्टर यूरोप पे इसलिए नहीं यूरोप का नाम लिया, क्योंकि क्या था, यूरोप वाले हर जगह ना, वर्ल्ड में ये लोग छोटे छोटे कंट्री हैं, तो ये एक्सपांड करते थे। इनका मौसम प्लस इनकी सॉइल प्लस इनकी, बोलते हैं ना, रहने के कल्चर इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो ये लोग क्या करते थे, दूसरे जगहों पे जा जाके उनको कोलोनाइज करते थे, कोलोनाइज करते थे उनको। आप लोग को अभी शौक लग रहा होगा कि इंडिया, मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया ज़्यादा अच्छा है कल्चर वाइज, और या अपना क्या है, वेदर वाइज, वेदर क्लाइमेट वाइज। आप लोग बिलीफ मानोगे, आज से 10-15 साल, अगर अभी आप नहीं मान रहे हो, 10-15 साल डाउन द लाइन आपको बिलीफ हो जाएगा। और सबको नहीं बोल सकता मैं, लेकिन कुछ लोगों को जरूर बिलीफ हो जाएगा कि इंडिया ऑलरेडी मतलब हमेशा से ग्रेट रहा है। क्योंकि आप एग्जाम्पल देख लो, जो भी वेस्ट से आए सब आए, इवन हमारे आर्यंस थे वो वेस्ट से इंडिया की तरफ आए। अलेक्जेंडर को उसके गुरु ने बोल दिया था कि इंडिया बहुत ग्रेट है, तो वो इधर आया। उसके बाद हमारे कुशानाज आए, फिर ऐसे ही वर्ल्ड में हमेशा आते आते फिर इस्लाम आया, फिर ऐसे करते करते बहुत सारे यूरोपियन कंट्री आए, पोर्चुगीज आए, डच आए, फिर हमारे उसके बाद ब्रिटिश आए, फिर फ्रेंच आए। ये सब वेस्ट से ही आ रहे हैं सब, बहुत टाइम से, जब से हमने लिखना पढ़ना शुरू किया तब से सब इंडिया की तरफ ही आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इंडिया में वैरायटी है, हर एक टाइप का क्लाइमेट है, सॉइल रिचेस्ट सॉइल है, अलुवियल सॉइल हमारे पास है। प्लस इतना बड़ा बायोडाइवर्स कंट्री कहीं वर्ल्ड में नहीं है जो इतने स्मॉल एरिया में। सो इंडिया हमेशा से सबको अट्रैक्ट करता रहा है। तो ये लोग क्या थे, ये लोग को भी पता है यूरोप वालों को कि इंडिया में अच्छा खासा पैसा है, प्लस स्पाइसेस हम लोग जैसे जानते हैं कि वो सब भी था। तो ये लोग ने क्या किया, हम जैसी कंट्रीज, अफ्रीका जैसी कंट्रीज को कोलोनाइज किया, वहां से ना बहुत सारा रिसोर्स लेके पैसा जमा करते थे। शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मनी इनके लिए बहुत, इनके पास मनी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये मनी को किस में लगाते थे, साइंस। तो अगर आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर कोई सोसाइटी बहुत अच्छी आ रही है, कोई कंट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि उसका ना, अगर साइंस बहुत अच्छा है मतलब वो कंट्री रियल में रिच है। तो इंडिया को हम लोग बोल रहे हैं, जैसे कि रिसेंट जो गवर्नमेंट हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, वो बोल रहे हैं कि हमारी इंडिया बहुत अच्छी है। अगर हमारी इंडिया बहुत अच्छी हो चुकी है ना, तो हमारा साइंस भी बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। जो फैक्ट है कि वो अच्छा नहीं हो रहा है। इसरो को छोड़ दें तो बाकी कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा है, मेडिसिन के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में हमारा अच्छा काम नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अगेंस्ट इंडिया, मैं बोल रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ कि इंडिया को अच्छा बनने के लिए ये सब चीज़ इंप्रूव करना पड़ेगा। वहीं पे यूएसए को देख लो, यूएसए रिच है तो उसके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसने वर्ल्ड को तक नहीं बताया है कि क्या है, इतना हाइड करता है इन्फॉर्मेशन, पूरी वर्ल्ड पे उसका कंट्रोल है। चाइना को देख लो, रिच होते जा रहा है और साइंस में बहुत रिच होते जा रहा है। तो जो भी कंट्री, इसराइल को देख लो, क्या, मैं सबका जो नाम ले रहा हूँ इनका सबका नाम है, साइंस में इनका नाम आएगा आपको। इसराइल का हमारे एग्रीकल्चर टूरिज्म में इसका नाम आने वाला है सबका। यूएसए का नाम आएगा नेचुरल साइंस म्यूजियम में। ये सब नाम आपको इसलिए कर रहा हूँ कि यूज टू होते जाओ, आपको पूरी पिक्चर क्लियर होती जाएगी। ऐसे मैं जब थर्ड फोर्थ चैप्टर में पहुंचूंगा तो फर्स्ट चैप्टर लिंक करूंगा, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद रहेगा। तो ऐसे है, तो साइंस बहुत आगे होना चाहिए। तो अब आप समझे यहाँ पे कि वो लोग क्यों प्रोग्रेस कर गए थे फिलोसफी में और साइंस में। स्कॉलर्स बाय देन हैड कम टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रुथ बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड। अब उनको क्या था, अब साइंस की खोज हो चुकी है ना, तो साइंस की खोज होने से क्या हुआ, अब वो लोग को ना रिलायबल डॉक्यूमेंट मिलना शुरू हो गए थे। कैसे,
जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि पेपर कितना पुराना है, इससे पता चल सकता है कि वो कितने साल पुराना डॉक्यूमेंट है। क्योंकि क्या होता है, आज लोग ना पैसा पाने के लिए ना कहीं से जूनी बुक उठा के लिख देते हैं, मतलब उठा के लेके आते, बोलते हैं ये अशोक की ज़माने का बुक है। तो पैसा उनको लालच रहता है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट चेक करती है वो पेपर का ईयर कितना पुराना है। फिर जाके उस टाइम पे देखते हैं कि अशोका कौन सा पेपर यूज़ करता था। तो इससे ना लिंक कर पाते कि ये जो बुक लाया है ये इंसान, ये सही है कि नहीं। तो इसी ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, साइंटिफिक साइंस की वजह से। साइंस आया तो साइंस में क्या, लेज़र भेजते हैं उसके अंदर, तो उससे पता चल जाता है कि कितना ईयर ओल्ड है। कार्बन डेटिंग करते हैं, उसकी कार्बन डेटिंग भी करते हैं। कार्बन डेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर बहुत सारी चीज़ें से फॉलो की, तो साइंस की वजह से अब हमें हिस्ट्री भी अच्छे से मालूम पड़ना शुरू की। तो सोचो साइंस का पूरा ओवरऑल इफेक्ट होता है। ये नहीं होता है कि आप सिर्फ साइंस पढ़ रहे हो तो सिर्फ साइंस पढ़ते हो, साइंस हिस्ट्री से भी लिंक्ड है, साइंस ज्योग्राफी से लिंक है। आपको अभी सब सब्जेक्ट अलग लग रहे होंगे, लेकिन जब मास्टर्स पढ़ते जाओगे, जैसे कि आपके घर में अगर बड़े भाई बहन होंगे तो ऑलरेडी वो मास्टर्स पढ़ रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि ये सब लिंक्ड है, कोई भी चीज़ छूटा नहीं है। अब मैं एक दिन आपको बताऊंगा चैप्टर में आगे कि आप इवन बिजनेस करना चाहते हो, आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी आनी चाहिए, अदरवाइज आप बिजनेस सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे। और ये पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहीं पे फिर से। हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड किससे मिला, उसको एक्सलेशन किससे मिला, साइंटिफिक मेथड उसके प्रोग्रेस से मिला। नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशन फोकस्ड मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिविटी इन द हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री मालूम ना, हिस्ट्री हिस्टोग्राफी में फर्क। हिस्टोग्राफी इज राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री और तरीकों से ही पता चल सकती है। कॉइन से पता चल सकती है हमको, पेड़ से पता चल सकती है हमको, बुक से पता चलती है, सॉन्ग से पता चलती है, स्टोरी से पता चलती है हमको, वॉल पेंटिंग से पता चलता है, इसके बहुत सारे। लेकिन जब हिस्ट्री लिखी जाए सिर्फ, तो उसको बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी। तो ये फर्क ध्यान रखना आपको। तो ये क्या, फर्स्ट पॉइंट में क्या हम लोग बोले जनरलाइज करके कि हिस्ट्री जो थी वो प्रोग्रेस होने लगी 18th सेंचुरी में, कहा, और साइंस भी। तो साइंस की वजह से और क्या हुआ, हमको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में इजी गया। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या, ट्रुथ। ट्रुथ, दुनिया भर के यहाँ वहाँ की बात नहीं। जब दुनिया भर की बात होती है तो उसे सब्जेक्टिविटी बोली जाती है, सब्जेक्टिविटी। जैसे कि व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। सबका अलग अलग डेफिनेशन है, जिंदगी एक ऐसी चीज है, ये है, जीना है, वीना है, सब लोग बहुत सारी बात बताएंगे। तो ये सब्जेक्टिविटी है, बहुत सारा बात कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी क्या, जब साइंस आएगा तो ऑब्जेक्टिविटी क्या बोलेगा, साइंस बोलेगा कि लाइफ एक क्या है, सिस्टम है, कंटिन्यूअस सिस्टम है, वेयर वन लाइफ खत्म होता है दूसरी लाइफ स्टार्ट होती है। तो ये कैसे होती है, ये बरी होता है, अपना डेड मैटर छोड़ता है, वो फिर फर्टाइल करता है, फिर दूसरे मैटर को प्रोड्यूस करता है। तो लाइफ ऐसे बोलते हैं। और लाइफ की बहुत अच्छी डेफिनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है कि साइंस में लाइफ को किसको बोलते हैं, एनीथिंग विच मूव्स एंड परफॉर्म्स बॉडीली फंक्शन, इसको इज टेंड टू हैव लाइफ। ठीक है, मूव्स मतलब से ऐसा नहीं कि चल के, जैसे कि प्लांट्स वर्टिकल मूव होते हैं तो मतलब उनके अंदर भी लाइफ होती है। तो लाइफ का मतलब अलग है, जब ऑब्जेक्टिविटी आएगा तो साइंस आएगा, और सब्जेक्ट मतलब दुनिया भर का बात आएगा तो वो सब्जेक्टिविटी आएगा। प्रायर टू 18th सेंचुरी ऑल द यूरोपियन यूनिवर्सिटीज, नाम ध्यान रखना, वे इंटरेस्टेड ओनली इन द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स रिवॉल्विंग अराउंड द डिवाइन फिनोमिना। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पे चर्च का बहुत रोल था। जो हमारा यूरोप है वहाँ पे चर्च बहुत बड़ा है। जैसे कि आज हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा जो ये टेम्पल्स हुआ या हमारा दरगाह हुए, ये सब बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि स्ट्रिक्ट है, नहीं, वहाँ पे चर्च बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। हर चीज़ चर्च के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती थी। इवन कुछ जगह आज वेटिकन सिटी जैसे कंट्री आज जहाँ पे रोमन कैथोलिक्स आज भी हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता था रोमन कैथोलिक्स। तो ये ध्यान रखना है। तो ये लोग क्या करते थे, हर एक चीज़ ना डिवाइन फिनोमेना, मतलब भगवान, गॉड, यही सब, जीसस, ये रिस्पॉन्सिबल है हर एक चीज़ के लिए, ऐसी बातें करते थे 18th सेंचुरी के स्टार्ट होने तक। ठीक है, तो मतलब क्या, पिछली सेंचुरी में। हाउ ग्रेजुअली द सिनारियो बिगेन टू चेंज इन 1737 CE। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। गॉटिंगन यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, गॉटिंगन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी। सो जी से जर्मनी, जी से गॉटिंगन, याद रखिए। ठीक है,
उसमें क्या किया उसने, जर्मनी में पहला गॉटिंगन यूनिवर्सिटी खोला। अब ये यूनिवर्सिटी में क्या होता था, दिस यूनिवर्सिटी वाज फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, अलग से एक रूम ही बना दिया था, डिपार्टमेंट ही सेट करते, उसके अंदर प्रोफेसर्स बैठते थे, स्टूडेंट्स बैठते थे, रिसर्च होता था। किस चीज़ के लिए, सिर्फ हिस्ट्री के बारे में। अब हिस्ट्री को एज ऐसा ही नहीं कि दुनियादारी के बारे में जानने वाला चीज़ बना दिया, इसको एक सब्जेक्ट बना दिया कि आप इसके बारे में जितना हो सके उतना पढ़िए, आपको पैसा लगाएंगे इसके लिए। लेटर ऑन अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, क्योंकि जर्मनी बहुत रिच थी। आप लोग जानते होंगे ब्रिटिश के आने से पहले जर्मनी यूरोप में धमाका मचा रहा था हमेशा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान, तो इसलिए देखिए पहला हिस्ट्री के लिए अलग से डिपार्टमेंट भी जर्मनी ही खोलेगा। कौन सा यूनिवर्सिटी खोला, गोटिंगन यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा, हिस्ट्री का डिपार्टमेंट। उसके पहले कौन सा चला था, डिवाइन फेनोमेना, 17वीं सेंचुरी 16वीं सेंचुरी ये चल रहा था, तो ये खत्म हुआ। अब ये चैप्टर के मेन पार्ट में आते हैं, जो मैं फटफट खत्म करवा दूंगा, इजी रहता है कि नोटेबल स्कॉलर्स। तो अब ये हमने जनरल बातें कर ली कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। अब मैं जो बात करूंगा वो होगा स्कॉलर्स के बारे में। तो स्कॉलर्स के बारे में हमको सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखनी है, वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। पहला चीज हमको क्या ध्यान रखना है कि स्कॉलर का नाम क्या है, स्कॉलर्स नेम। सेकंड, उसकी बुक होगी कोई, सो बुक का नाम याद रखना है। थर्ड, ही वुड हैव डिस्कस अ समथिंग स्पेशल अबाउट हिस्ट्री, तो उसकी स्पेशलिटी होगी कोई, तो उसका एक बहुत अच्छा कोट होगा, पॉइंट होगा, और पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर लास्ट मिल जाता है कभी कभी, कंट्री का नाम याद रखना है, कौन सी कंट्री को वो बिलोंग करता था। आपका इसी के अराउंड पूरा का पूरा स्कॉलर्स का यही इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना होगा। स्कॉलर्स नेम क्या था, उसकी बुक का नाम क्या था, उसने क्या स्पेशल बात बोली थी, ठीक है, उसके बारे में स्पेशलिटी क्या थी, और फर्स्ट लास्ट था कौन सी कंट्री से था वो, ठीक है। तो ये याद रखना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप यही चीज़ में आप पूरे पूरे चैप्टर को इसी तरह से सेग्रीगेट करोगे। द contribution of many scholars are important in the development of historiography. General line है, let us let us have a look at the contribution of the few notable scholars. तो ध्यान करते हैं, अभी देख लेते हैं, इसको रब कर देता हूँ। तो फर्स्ट है रेने देस्काते, ठीक है, एक सेकेंड। अगर अभी तक आप हमसे जुड़े हुए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और इसे ख़त्म होने के बाद जरूर शेयर करना, और आई बटन में हम और भी डिस्क्रिप्शंस दिए रहेंगे आपको चैप्टर के दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स के इवन, तो आप उसे भी फॉलो करना। और जितना हो सके आप लोग, आपके कमेंट भी हम वेट करते रहते हैं कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं और हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत कहाँ है, तो वो पार्ट भी आप ज़रूर फिल करना। तो रेने देस्कारते was the foremost amongst the scholars who insisted on verifying the reliability of हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। तो ये क्या करता था, वेरीफाई करने को बोलता था कि रिलायबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, मतलब क्या कि रिलायबल है कि नहीं, पहले ये चेक करो। इसका हमेशा मुद्दा रहता था कि जैसे कि हम बोलते हैं ना, कोलगेट में, आपके कोलगेट में नमक है, हमेशा ऐड में ये देखते हैं पहले वो सब ठीक है, क्या कोलगेट में नमक है। तो ऐसे ही रहने देश करते था, ये क्या बोलता था, आपके हिस्टोरियोग्राफी में क्या रिलायबल डॉक्यूमेंट है। सबको यही पूछता था, हिस्ट्री पढ़ने से पहले ये हमेशा सबसे पूछा कि आपकी हिस्ट्री क्या रिलायबल है। तो इसके लिए यही हमेशा रहता था कोलगेट का वाला रूल। तो वेरीफाइंग द हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम का देखो, क्रिटिकल जब भी वर्ड आया तो मतलब क्या होता है, दोनों पक्ष देखो, सिक्के के दोनों पहलू, कॉइन के दोनों साइड देखो। अगर गलत है तो गलत क्यों है, और राइट है तो क्यों राइट है, इसको बोलते हैं क्रिटिकली एग्जामिनिंग। आपको बायस नहीं होना होता, ये बड़ा बहुत टफ चीज़ होती है कि बायस ना रहे, फेवरेट ना हो। जैसे कि मैं भी फॉलो कर लेता हूँ कभी, कि गांधी को फेवर कर देता हूँ, लेकिन ये क्या रहते हैं जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी किसी को फेवर नहीं करेंगे, दोनों देखेंगे कि क्या गलत करता था क्या सही करता था, उसके बाद बताते हैं। तो ये क्या करता था, हमेशा बोलता था कि वी शुड चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकल एग्जामिनिंग। अमंग द रूल्स गिवन बाय हिम इन द बुक्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड, देखो बुक का नाम आ गया, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट लेना है। डी से डेस्कार्टे है, डी से डिस्कोर्स है, यही कोड है। फिर ऐसे जी से जर्मनी था, जी से गॉटिंगन यूनिवर्सिटी था, एच से हिस्ट्री था, एच से हेरोडोटस था। आपको ऐसे ही सब ट्रिक याद रखने हैं। फॉलोइंग इज सपोज टू हैव ग्रेट इम्पैक्ट इन साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया था। नेवर टू एक्सेप्ट, अब इसकी स्पेशल बात, ठीक है, नेवर टू एक्सेप्ट
एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। ये इसकी स्पेशल बात थी। ठीक है, तो ये पहला बात हो गया। दूसरा बात हो गया। तीसरा, तो तीसरे बात में क्या बोला, आपको जब तक, क्या बोलता है, जब तक आपके पूरे डाउट्स क्लियर ना हो जाए ना, तब तक किसी बात को सच मत मानिएगा। ये सबसे अच्छी बात है, आपको हमको ज़िंदगी में भी फॉलो करना चाहिए। जैसे कोई किसी के बारे में आके कोई बात बता दिया कि हमारे सो कॉल्ड इसने ऐसा बोला तेरे बारे में, या सो कॉल्ड डिस्कस किया, तो आपको हमेशा क्या रहना चाहिए कि ये मैंने एक एंड सुना है, दूसरा तीसरा प्रोस्पेक्टिव तो मैंने सुना ही नहीं है। सो आपको इससे रिजल्ट पे नहीं आना होता है। हमेशा लाइफ में आप बचे रहोगे इस चीज़ से अगर ये फॉलो करो कि किसी के बात का 100% प्रूफ मत मानो। उस पर डाउट जितना रखोगे हर चीज़ के, हर एक चीज़ के ऊपर, उतना आप कंफर्टेबली सॉल्व कर पाओगे प्रॉब्लम्स को, कि अगर ये बात आ रही है तो और भी चीज़ें कहाँ हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर क्लियर। जब तक आपके पूरे डाउट्स क्लियर ना हो जाए तब तक किसी बात को सच मानिए ही मत। अब आते हैं सेकंड के बारे में, वोल्टेयर। तो वोल्टायर भी बोलते हैं, वोल्टेयर भी बोलते हैं। ओरिजिनल नेम वॉज फ्रंकाइज मैरी अरियल। ठीक है, ये नाम भी याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है आपको कि इनका और नाम क्या था। ही वॉज अ फ्रेंच, तो पहला बात हो गया, नाम हो गया। दूसरा हो गया ये फ्रेंच के थे। थर्ड फैक्ट, ही ओपाइंड दैट अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, ऑब्जेक्टिव मतलब एकदम करेक्ट ट्रूथ, एंड chronology of historical events considering the social tradition, trade, economy, agriculture, etc. was also equally important in historiography। अब क्या हुआ, ये अचानक से क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा कि यूएस में, ये ऑलरेडी मैं क्लास में भी ये एग्जांपल देता हूँ कि यूएस में जो एक आदमी था, वो फॉन्ट को उसने चेंज किया गवर्नमेंट के। उसने बहुत स्टडी की थी। क्या हुआ था, गवर्नमेंट वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बहुत रिलीज करती है, प्लस प्रेस है वहाँ पे जिसमें ये सब न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। तो उसने क्या देखा कि जो फॉन्ट यूज़ करते हैं, जैसे आप फॉन्ट जानते हो कि मैं एक ऐसे लिख सकता हूँ, या ए ऐसे लिख सकता हूँ, या ए ऐसे लिखता हूँ, या सिंपल ए। तो उसने क्या बोला था कि ये जो फॉन्ट फॉलो हो रहा है, उसने इस इंक जो यूज़ हो रहा है, इंक यूज़ होता है क्योंकि प्रेस करने में भी अगर उसको आप न्यूज़पेपर छापोगे तो इंक यूज़ होगा। फॉन्ट की वजह से ये इंक ज़्यादा यूज़ हो रहा था और ये स्पेस ज़्यादा कवर कर रहा था जो फॉन्ट था, तो उसके से पेपर ज़्यादा यूज़ हो रहा था, और पेपर से अलावा टाइम ज़्यादा यूज़ हो रहा था, कंज्यूम हो रहा था, ये सब हो रहा था। तो इसने क्या बोला, गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज द फॉन्ट सो दैट इट कैन सेव करोर्स ऑफ मनी। जब ये बात मीडिया में आई, सब लोग शॉक हो गए सुन के बाद, और तब से ये लोग ने अपना फॉन्ट चेंज कर लिया। सो इतना इम्पॉर्टेंट इसने बात बोली, जबकि हम लोग नोटिस भी नहीं करते ये सब चीज़। तो इसी तरह से वोल्टेयर एक आदमी वैसा था। उसने क्या बोला, जनरली जब हिस्ट्री लिख रहे सब लोग ना, जब वो एरा में जब इसने बात की थी, हमेशा किंग के बारे में लिखते थे, हमेशा ऑब्जेक्टिविटी किंग के बारे में लिखते थे कि किंग कितनी लड़ाइयाँ लड़ा था, किंग के बाद उसका बेटा कौन था, जो सन कौन था, उसने क्या काम किया, वो कहाँ कहाँ वॉर किया, अच्छा वो वॉर के पीछे उसके अंकल ने कितना हेल्प किया था, ये सब करते थे। तो क्रोनोलॉजी और ऑब्जेक्टिविटी तो डिस्कस करते थे, लेकिन ओनली अराउंड द किंग करते थे। तो उसने क्या बोला वोल्टेयर ने कि भाई साहब इसके अलावा सोशल चीज़ें भी तो हैं। सोशल चीज़ें मतलब क्या, सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेटेड बात है। सोसाइटी में लोग हैं, गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी है, ये सब चीज़ें भी तो हैं, ये सब भी डिस्कस करिए आप लोग। क्यों सिर्फ किंग के बारे में डिस्कशन चालू है। फिर ऐसे बोला एग्रीकल्चर भी तो एक प्रॉस्पेक्ट होना चाहिए। एग्रीकल्चर के बारे में बात क्यों नहीं करते कि एग्रीकल्चर पहले कैसा था, आज हम लोग कैपेबल हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजिकली हम लोग साउंड हो रहे हैं तो हम लोग एग्रीकल्चर सुधार रहे हैं कि नहीं, या हम लोग सिर्फ इम्पोर्ट ही कर रहे हैं या एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, ये सब के बारे में बात भी करिए। तो ऐसा उसने कॉन्सेप्ट लेके आया। तो उस टाइम के लिए गजब का चेंज था एकदम, कि अरे ऐसे कैसे, हाँ बिन जाने अनजाने में सब लोग यही बात कर रहे थे राजा के बारे में, हिस्ट्री, जब भी अरे फलाने राजा ऐसे थे, वो राजा बड़ा अच्छा था, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा था, तो ऐसे ऐसे बातें ही किया करते थे। लेकिन इसने अचानक से ध्यान दिया कि हम यही सब कितने सालों से कर रहे हैं, इसे चेंज करना चाहिए। तो ये बात ध्यान दिलाई किसने, हमारे वोल्टेयर ने। तो ट्रेड मतलब यहाँ से वहाँ सामान को लेके जाने वाले को। तो आप लोग को ऐसे ही चैप्टर को पढ़ना है। तो इसको आप देखो सेटा करके याद कर सकते हो, कि या ईट्स करके याद रख लेते हो, ईट्स, ठीक है, या सीट, जो भी याद करना आप कोड बना के याद कीजिए। वोल्टेयर
मॉडर्न ये फादर बना, फिर मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि ये फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी बोला जाता है, क्योंकि इसने इतनी बड़ी बात बोल दी, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी बोला जाता है, क्योंकि अचानक से इसने सबका व्यू चेंज किया। तो ये फादर होते हैं, गद्दी पे बैठा, तो इस सीट पे बैठ गया, तो सीट से क्या होगा, सोशल, फिर वहां से आएगा हमारा इकोनॉमी, फिर ए से एग्रीकल्चर, टी से ट्रेड, तो हमको ये याद रखना है। तो ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, सो हिस जो उसकी सीट थी वो फादर की सीट थी, तो ध्यान रखा। तो आप तीनों कॉन्सेप्ट सीख जाओगे यहाँ से। इट गेव राइज टू थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग। आप ह्यूमंस के और भी बातों को लेकर, सिर्फ लड़ाई के बारे में लिखोगे तो सोसाइटी को आगे क्या बात जाएगी कि लड़ना है लड़ना है लड़ना है। Thus, it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. फाउंडर था, भले नाम डेस्कार्टे का पहले आया, लेकिन फाउंडर और फादर हमेशा वोल्टायर को ही बोला जाता है। तो पहला बात था, कहाँ उसका नाम क्या था, वोल्टायर था। दूसरा कहाँ का था, फ्रेंच था। उसने थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोली थी कि आपको सीट के बारे में लिखना है और भी चीज़ों के बारे में, अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी एंड क्रोनोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द हिस्ट्री। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट चीज़ था, उसकी स्पेशलिटी कहाँ पे थी, वो क्या था, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर था। तो इस तरह से हमारा वोल्टायर खत्म होता है। अब बचे हुए जो हमारे थिंकर्स उनके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो का पार्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आप लोग जैसे वीडियो अपलोड होना आप देख पाएँ। ठीक है, तो और अपने दोस्तों में इसे स्टार्ट किया हमने जस्ट, तो इसे शेयर भी करो अपने दोस्तों में, और जितना हो सके उतना कमेंट करिए, हमें इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है वो भी बताइए आप लोग। तब तक के लिए बाय।